हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ सेल। एंड ये जो सेल है आई थिंक आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है और ये आप लोग 11th में भी पढ़ोगे। और जो बच्चे हु आर एमिंग फॉर एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है दैट इज़ फिजियोलॉजी। वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का भी जो फर्स्ट चैप्टर होता है दैट इज़ द सेल ओनली। तो मतलब लॉन्ग वे टू गो, हर उसमें अलग अलग चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग बहुत बेसिक्स कवर करने वाले हैं एंड लिटरली मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई करा है तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आए और एट द सेम टाइम समझ भी आए। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विथ, ये बात है 1665 की, ठीक है, जब एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कॉर्क को। उन्होंने कॉर्क को जब अपना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखा ना तो उनको कुछ ऐसा सा चीज़ दिखी। ये क्या है? हनीकॉम्ब है। उन्हें हनीकॉम्ब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब उन्होंने उसको देखा हनीकॉम्ब में भी तो उनको ऐसे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे थे और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल नाम दे दिया। सेल क्यों? क्योंकि ग्रीक में सेल का मतलब इज नन अदर देन रूम। सो इससे हमारी ये स्टोरी 1 कंप्लीट हुई कि कैसे मेरे पास ये सेल डिस्कवर हुआ इनिशियली। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसमें किया? कॉक में किया। और कैसा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? हनीकॉम्ब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। नाम क्या दिया? नाम दिया सेल। बस ये हमारी हो गई स्टोरी 1 कंप्लीट। अब अगर आपका मन करे यार मुझे सेल देखना है, मैं कैसे देखूं सेल? तो करना ये है, अनियन लो, ठीक है, अनियन का छिलका निकाल दो, ठीक है, फिर उसके अंदर का जो वो पिंक वाला छिलका होता है ना उसका एक पीस लो और उसमें मेरे पास सैफ्रनिन डाल दो। सैफ्रनिन इज अ स्टेन, ठीक है, मोस्टली ये ऑरेंज कलर का स्टेन होता है सैफ्रनिन, ठीक है। तो उसमें वो डाल दो ना और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो फिर आपको ये सेल्स दिखाई देंगे। जैसे मैंने सॉर्ट ऑफ इधर देखे, मेरे पास ऐसे ये ना ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो ये आप खुद करके देख सकते हो। और ये वाला जो है ना मैंने निकाला है आप लोगों की एनसीईआरटी में ही एक एक्टिविटी दी हुई है आई थिंक नीचे, तो उसमें तो उसका ये बात ध्यान रखना दैट सैफ्रनिन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो क्वेश्चन आता है, मैंने सोचा यार मैं एक ना छोटा सा अनियन ले लेती हूँ और मैंने कहा मैं एक बड़ा सा अनियन ले लेती हूँ मैं दोनों को कंपेयर करके देखती हूँ। अब क्या मैं इन दोनों का ही ऐसे छिलका निकाल के नीचे ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो क्या मुझे सेम स्ट्रक्चर ही मिलेगा? मैं ये ज़रा सोचती हूँ तो बिल्कुल सही बात है, ये मुझे दोनों के अंदर ही वही सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज सेल। तो चाहे मैं वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑर्गेनिज्म ले लूँ या मैं सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ले लूँ, मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, जो छोटे छोटे चीज़ें वो पूरे इंसान को बना रही है, दैट इज माई सेल। तो मैं चाहे छोटी सी एंट ले लूँ या मैं हाइपोथेटिकली डायनासोर ले लूँ, दोनों को जो बना रहा है दैट इज नन अदर देन माई सेल। तो सेल को मैं क्या बोल सकती हूँ? जैसे हम अगर एक घर बनाते हैं, हाँ, अगर मैं एक घर बनाती हूँ तो हम छोटी छोटी ऐसे ब्रिक्स को ऐड करते करते घर बनाते हैं। वैसे ही मैंने बोला चाहे मैं एक एंट को बना रही हूँ या डायनासोर को बना रही हूँ, मैं बना किससे रही हूँ? सेल से ही बना रही हूँ, मतलब वो सेल ही है। तो सेल यानी कि मैं उनको क्या बोल सकती हूँ? दैट दे आर माय बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, करेक्ट? ओके, सो अभी तक हम लोगों ने फटाफट देख लेते हैं फिर से क्या क्या देखा। 1665 की बात है, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क में देखा, पर मैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने कॉर्क देखा, ये कॉर्क होता है बेसिकली, सो कॉर्क को देखा तो उनको दिखा ऐसा एक हनीकॉम्ब सा स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब से स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा ये कंपार्टमेंट्स, ऐसे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स उनको दिख रहे थे, उन्हीं को उन्होंने नाम दे दिया सेल, ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हाँ, क्योंकि ये इवन आप 11th में जाते हो और नीट देते हो तो नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने करा था। अच्छा, नाउ गोइंग फर्दर, मेरे पास स्टोरी 2 आती। अब क्या हुआ, मेरे पास ना दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जी ने मेरे पास 1674 में फ्री लिविंग सेल्स देखे पॉन्ड वाटर में। तो ऐसा पॉन्ड वाटर था, उसमें उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स देखे। ठीक है, किन्होंने देखे? ल्यूवेनहॉक ने देखे। कब देखे? 1674 में देखे। क्या देखे? फ्री लिविंग सेल्स देखे। कहां पे देखे? पॉन्ड वाटर पे देखे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, परफेक्ट। चलो, नाउ वी कम टू स्टोरी नंबर 3। अब क्या हुआ, अब ना मेरे पास तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ओके, 1831 में इन्होंने देखा कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? आई थिंक आप सब लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। बेसिकली न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, सॉर्ट ऑफ आप ये समझो हमारी बॉडी है, करेक्ट? हमारी बॉडी पे मेन जो हमारा कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, पोस्चरल चेंजेस, ये सब कौन बना के रख रहा है, कौन मेंटेन करके रख रहा है? दैट इज द ब्रेन, करेक्ट? वैसे ही जो सारी की सारी चीजें कंट्रोल करके रखता है सेल में, दैट इज माय न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। कब देखा? 1831 में देखा। ओके, वेरी गुड। नाउ वी कम टू स्टोरी नंबर 4। स्टोरी नंबर 4 में चलिए, अब मैंने क्या क्या मतलब देख लिया। मैंने डेड सेल देख लिया जो कि मेरे पास रॉबर्ट हुक जी ने करा था। मेरे पास डेड सेल जो है वो रॉबर्ट हुक जी ने देख लिया। मेरे पास फ्री लिविंग सेल्स जो थे वो मेरे पास ल्यूवेनहॉक ने देख लिया। और मेरे पास न्यूक्लियस फिर रॉबर्ट ब्राउन ने देख लिया। अब क्या होता है, अब ना मेरे पास चौथे साइंटिस्ट आए। चौथे साइंटिस्ट का नाम जो था वो था परकिंजी। परकिंजी जी ने 1839 में कॉइन करी टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द फ्लूइड ऑफ द सेल। सो मैंने ये ना सॉर्ट ऑफ ऐसे सेल सा बनाया है हेक्सागोनली, जो कि हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है। हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर किसने देखा था? बिल्कुल सही बात है, रॉबर्ट हुक ने देखा था। किससे देखा था? उनके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक है, और ये जो है प्रोटोप्लाज्म, ये किन्होंने देखा? ये देखा मेरे परकिंजी जी ने 1839 में देखा, और उन्होंने कॉइन करा टर्म ये फ्लूइड ऑफ द सेल के लिए, जो कि है मेरे पास प्रोटोप्लाज्म। परफेक्ट। तो हम लोगों ने देख लिया कि मेरे पास डेड सेल जो है वो किसने देखा, मेरे पास लिविंग सेल जो है वो किसने देखा, मेरे पास न्यूक्लियस जो है वो किसने देखा, और मेरे पास जो प्रोटोप्लाज्म है उसका टर्म किसने कॉइन किया। करेक्ट? तो फटाफट बताते चलो, डेड सेल किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। लिविंग सेल किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा। न्यूक्लियस किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। प्रोटोप्लाज्म किसने देखा? बिल्कुल परकिंजी, पीपी परकिंजी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा इसके ना क्योंकि ईयर्स भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है तो ज़रा वो भी देखते चलना। ठीक है, डेड सेल कब मेरे पास देखा था? 1665 में देखा था। लिविंग सेल कब देखा था? 1674 में देखा था। न्यूक्लियस 1831 में देखा। और परकिंजी जी ने ये जो है प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म है वो कब कॉइन किया? 1839 में। ठीक है, डेड सेल किससे देखा? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा। कैसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया? ऐसा हनीकॉम्ब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसमें ऐसे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स थे जिनका नाम क्या दे दिया? सेल दे दिया। सेल ग्रीक में क्या मतलब होता है? रूम होता है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारा कवर कर लिया। अब मेरे पास आती है स्टोरी नंबर 5। स्टोरी नंबर 5 एक्चुअली मेरे पास है ये सेल थ्योरी की स्टोरी। ठीक है, सेल थ्योरी मेरे पास किसने दी थी? अगेन ये शिल्डन एंड ये श्वान। अच्छा, प्लीज एक्सक्यूज माय प्रोनाउंसिएशन अगर ये गलत हो तो, बट नेवर माइंड। ये शिल्डन
एंड श्वान जी ने दी थी, ठीक है। इन दोनों ने अलग अलग ईयर्स में दी थी। अब देखो इसमें शिल्डन में 9 लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, 9 लेटर्स आ रहे हैं, और ये श्वान जी में 7 लेटर्स आ रहे हैं ठीक है। शिल्डन जी ने दी थी 1838 में एंड श्वान ने दी थी 1839 में। कैसे याद रखोगे, ये 9 ना रिपेल करेगा, तो ये साथ में नहीं आ सकते। तो शिल्डन जी का ये मत देखना कि भैया मेरे पास ये 9 है तो वो भी 1839 में उन्होंने दे दिया, नहीं, इसमें 9 लेटर्स आ रहे हैं तो इन्होंने 1838 में दे दिया, क्योंकि अगर मैं इसको 1839 में रख दूंगी तो रिपेल हो जाएगा। ऐसे से याद रख लो, ओके। क्योंकि ये भी अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली नीट में भी ये वाला क्वेश्चन आप सोच रहे हो 9th क्लास की बुक में से भी नीट का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप सेम एनसीईआरटी में पढ़ोगे 11th क्लास में भी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो शिल्डन जी ने 1838 में दिया और श्वान जी ने 1839 में दिया, पर दिया क्या, ये सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी में वो बोल क्या रहे थे, उन्होंने बोला कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हैं मेरे प्यारे प्यारे सेल्स से, और जो सेल्स ही हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसमें आप लोगों के चाहे यूनिट टेस्ट हो चाहे इवन टर्मिनल्स हो, फर्स्ट टर्म होता है ना, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्टेट द सेल थ्योरी, स्टेट द सेल थ्योरी, ठीक है। एंड किन्होंने दी थी, सो हु वाज इट स्टेटेड बाय, who was it stated by and in which years, एंड ईयर्स भी वो पूछते हैं। तो ऐसा सा ना, ऐसे ये आपका 2 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है, एंड ये आपका मोस्टली 1 मार्क का होता है। तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये मतलब आई थिंक सारी स्टोरीज में से दिस इज सॉर्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नॉट एवरी टाइम बट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी में क्या बोला कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे मैं इतना सा एक ऑर्गेनिज्म लूँ चाहे मैं एक इतना सा ऑर्गेनिज्म लूँ ब्रो, जो मेरे पास चाहे ये ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म है, दोनों के दोनों मेरे सेल से ही बने हैं। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों के दोनों पॉइंट जरूर स्टेट करना, इसलिए 2 नंबर का है बेसिकली, ठीक है। और स्टार्ट किसने किया था, बेसिकली स्टेट किसने किया था, शिल्डन ने किया था, श्वान ने किया था। शिल्डन ने कब किया था, शिल्डन में आते हैं 9 लेटर्स, 9 को मैं 1839 के साथ नहीं रख सकती भाई, 1839 के साथ मैं नहीं रखूंगी, रिपेल कर जाएगा वो। 1838 में दिया था, और श्वान ने कब दिया था, 1839 में दिया था, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अब आते हैं हम स्टोरी नंबर 6। अब ये बात आ जाती है मेरे पास 1855 की। 1855 में मेरे पास एक और साइंटिस्ट आ गए थे, वर्चो नाम के। वर्चो ने ना एक्सपैंड करी थी सेल थ्योरी को, मेरी एक्सपैंड की थी, मतलब एक और पॉइंट ऐड कर दिया था यार। अब उन्होंने क्या बोला, अभी तक मेरी सेल थ्योरी में क्या क्या आ रहा था कि भैया सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मेरे प्लांट्स हो चाहे वो मेरे एनिमल्स हो, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मेरे पास जो हैं वो बन रहे हैं सेल से ही, और मेरे पास जो सेल्स है वो है मेरे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि अब मेरे पास सेल्स अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब आप ये कैसे याद रख सकते हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप लाइन हो जाती है, कैसे याद रख सकते हो। आई थिंक सबको चोट लगी हुई होगी, ऐसी सबको चोट लगी हुई होगी, ठीक है। अब आप देखते नहीं हो थोड़े दिन बाद जो है चोट ऐसे बिल्कुल कंप्लीटली कवर हो जाती है, मतलब आपके इधर न्यू स्किन आ जाती है, न्यू स्किन आ जाती है। आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। अब ये कैसे आई, इसका मतलब मेरे पास जो इधर इधर सेल्स थे, करेक्ट, मेरे पास जो इधर इधर सेल्स थे, इधर इधर इधर, इन्होंने ही मेरे पास ये न्यू सेल्स ऐसे इधर 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 भेजने शुरू कर दिए थे, करेक्ट। मेरे पास, मैं बोल रही हूँ कि जो मेरे इधर इधर ये जो कोने पे ऐसे सेल्स थे, इन्होंने ही मेरे पास ऐसे अंदर और सेल्स भेजने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये मेरा पूरा कवर हो गया, न्यू स्किन बन गई। यानी कि इससे तो मुझे समझ आ रहा है ना कि
मेरे इधर जो कोने पे सेल्स थे उन्होंने ही न्यू सेल्स दिए, यानी कि सेल्स जो है दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने दिया? वर्चो ने दिया। कब दिया? 1855 में दिया। बस, सो सिंपल। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि यार मेरे पास सेल किसने डिस्कवर किया? डेड सेल। हाँ, डेड सेल, क्योंकि ये हमेशा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एमसीक्यू में भी, जब टर्म्स में आप लोग देते हो तो ये क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल किसने दिया और डेड सेल, लिविंग सेल किसने देखा और डेड सेल किसने देखा। तो डेड सेल मेरे पास रॉबर्ट हुक ने देखा था। देखो, डेड चीज है, इसने पहले देखी जा सकती है, लिविंग चीज है, इसे बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो डेड सेल मेरे पास रॉबर्ट हुक ने देखा था, लिविंग सेल मेरे पास ल्यूवेनहॉक ने देखा था। उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियस किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। फिर देखा मैंने प्रोटोप्लाज्म किसने टर्म कॉइन किया था? परकिंजी जी ने टर्म कॉइन करा था। सेल थ्योरी किसने दी? शिल्डन ने दी, श्वान ने दी। क्या बोल रही थी सेल थ्योरी? कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं। सो सेल्स को मैं क्या बोल सकती हूँ? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकती हूँ। ये क्वेश्चन जरा ध्यान में रखना, ठीक है। फिर बोला मैंने कि अब वर्चो जी ने एक्सपैंड कर दी मेरे पास सेल थ्योरी। उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोल दिया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आप लाइन कैसे याद रख सकते हो? ये आप लाइन, ये दोनों पिक्चर से याद रख सकते हो। आपको चोट लग गई, लेकिन चोट लगने के बाद उस पर न्यू स्किन भी आ गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? सो बेसिकली जो मेरे पास सराउंडिंग सेल्स थे उन्होंने न्यू सेल्स दे दिए, यानी कि ये तो सही बात है, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये आप वर्चो जी की कहानी इससे याद रख सकते हो। अच्छा, एक और बात जो आप लोगों की एनसीईआरटी में अगेन दी हुई है, मैं बार बार बोल रही थी कि जो डेड सेल है मेरे पास, वो कौन दे रहा था? वो मेरे पास किन्होंने दिया था? बेसिकली वो मेरे पास दिया था रॉबर्ट हुक जी ने। और मैंने बोला था कि उन्होंने किसके अंडर उसको देखा था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, पुराना सा, ठीक है। अब वही मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली उसमें फीचर्स बहुत एड ऑन्स है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द लैब्स में, इवन अगर आप लोगों को भी कभी लैब लेके गए हो, यू विल सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स मेनली। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कब हुआ था? 1940 में डिस्कवर हुआ था। दिस इज जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ एक लाइन लिखी थी तो मैंने भी बता दिया कि है। अब मेरे पास ना एक क्वेश्चन आता है, मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या मेरे पास ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो जिनके पास सिर्फ एक ही सेल हो और वो सरवाइव कर रहे हैं? ऐसे क्या कोई मेरे पास ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल मेरे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में फिर से 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो मैंने भी आपके डाल दिए। एमीबा, आई थिंक एवरीबडी इज रेड अबाउट एमीबा इन 8th क्लास। क्लेमाइडोमोनास, सो क्लेमाइडोमोनास ऐसे होते हैं, ठीक है। ये भी जो होते हैं ना, ये भी सिंगल सेल्ड ही होते हैं, 1 सेल ही होता है इनमें, और ये भी लेकिन सरवाइव कर सकते हैं, चाहे इनके पास एक सेल ही क्यों ना है फिर भी, ठीक है। मेरे पास आई थिंक बैक्टीरिया ऐसे से दिखते हैं, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम भी है मेरे पास एक और एग्जाम्पल। सो पैरामीशियम भी आई थिंक आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा। सो आई थिंक एमीबा, पैरामीशियम तो पहले से ही पता होगा। क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया भी एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं। सो 4 एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सेल है, इसलिए यूनि फॉर 1 एंड यूनिसेल्युलर, यानी कि वो 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, बैक्टीरिया है एंड पैरामीशियम है, यानी कि A B C P, ABC तो ऐसे ही लिख दो, और P, A से एमीबा, B से बैक्टीरिया, C से क्लेमाइडोमोनास, P से पैरामीशियम। एग्जाम्पल्स याद हो गए? क्योंकि इनके भी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं आपके अगर 1 वर्ड आते हैं, स्टेट आते हैं, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी गुड, ओके। सो हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब मेरे पास मल्टी सेल्यूलर, हम लोगों ने यूनिसेल्यूलर देख लिया यार, तो अब मल्टी सेल्यूलर की भी तो एग्जाम्पल्स बात करनी है। प्लांट्स, एनिमल्स आपको पता है, फंजाई में भी मेरे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका मतलब क्या है? यानी कि बहुत सारे सेल्स ऐसे ना ग्रुप टुगेदर करते हैं, और वो करते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में। अब
हर जो मतलब सेल्स के ग्रुप्स बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल के ग्रुप, जैसे कि मेरे पास ये एक सेल का ग्रुप बन गया, ये मेरे पास ग्रुप नंबर 2 बन गया, ठीक है, ये मेरे पास ग्रुप नंबर 3 बन गया, ग्रुप नंबर 4 बन गया। ये सारे के सारे मेरे पास ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स बन रहे हैं। ये कैरी आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन उनके स्पेसिफिक फंक्शंस कैरी करते हैं। डिफरेंट फंक्शंस कैरी करते हैं लेकिन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचो, मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ सेल्स होंगे, मेरे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ सेल्स होंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स है वो तो मेरे डाइजेशन ही कराएंगे, करेक्ट, और जो रेस्पिरेटरी ग्रुप सिस्टम के जो सेल्स है वो क्या कराएंगे? रेस्पिरेशन कराएंगे। इसका मतलब क्या है? मेरे पास ये सेल ग्रुप्स तो अलग अलग है, ये सेल ग्रुप्स तो मेरे पास डिफर कर रहे हैं, बिल्कुल डिफर कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं मेरे पास, लेकिन हाँ डिफर कर रहे हैं, यानी कि इनका जो फंक्शंस है, क्या इनके फंक्शंस डिफरेंट है? बिल्कुल यार, डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स करा रहे हैं, रेस्पिरेशन उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स करा रहे हैं, तो फंक्शन तो इनके डिफरेंट है, लेकिन क्या ये उनका स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करा रहे हैं? बिल्कुल। तो फंक्शन भी इनका डिफरेंट है और इनका जो फंक्शन ये कैरी भी करा रहे हैं ये स्पेसिफिक टू देम है। ओके, सो ये है बेसिकली मेरे पास। अब ना मैंने इसमें एक एडिशनल सॉर्ट ऑफ पॉइंट ही दिया हुआ है, ये अगर आप लोगों को मतलब स्किप भी करना ना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी आप लोगों की बुक में नहीं है, आप लोगों के लेवल पे नहीं है, ये आगे जाके आता है। बेसिकली मैंने इधर दे दिया है। रेस्पिरेशन में ना एक्चुअली मेरे पास ऐसे से सेल्स होते हैं, एक्चुअली ऐसे भी नहीं होते, एक्चुअली तो मेरे पास ऐसे सूडो स्ट्रैटिफाइड सेल्स होते हैं, बट नॉट गोइंग इनटू इतना डेप्थ। आप सोचो, अगर ये मेरे पास ना ऐसे से सेल्स हैं तो इनके ऊपर ना ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। ये जो सीलिया होता है ना, बेसिकली आप जब सांस लेते हो, करेक्ट, अब मेरी एयर में तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स मेरे अंदर ना चले जाए, क्योंकि ये तो वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे मेरे पास। डस्ट पार्टिकल्स मेरे अंदर ना चले जाए, इसलिए मेरे पास ना इनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेल्स के पास सीलिया, जो कि ट्रैप कर लेता है ये डस्ट को, ठीक है। जबकि इधर मेरे पास ऐसे नॉर्मल सेल्स ही होते हैं, ताकि मेरे पास आराम से एब्जॉर्प्शन हो जाए, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कराना चाहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेप्स ऑफ सेल्स। आप सभी को आई थिंक पता होगा कि जो एमीबा है ये क्या कर सकता है? ये एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो भी हम लोगों ने ऊपर देखा, और मेरे पास ये अपनी चेंज कर सकता है शेप। अब ये देखो, मैं इधर एक वीडियो लाई हूँ, अगर ये थोड़ा सा क्लियर हो तो मेरे पास ये देखो, वीडियो में आराम से इसको देखो, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो ये कैसे से ऐसे ग्रो होता जा रहा है, ये देख रहे हो ऐसे से ऐसे 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 ग्रो होता जा रहा है। इधर से अब फिर से आ गए, यानी कि मेरे पास क्या हो रही है? मेरे पास इधर शेप चेंज हो रही है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये मेरे पास है एमीबा। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एमीबा है ये मेरे पास, ठीक है, जो चेंज कर रहा है शेप। अब मेरे पास आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, नर्व सेल। नर्व सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। और इनकी जो शेप होती है ना, ये स्पेसिफिक होती है, ये कुछ ना ऐसे दिखते हैं नर्व सेल, ठीक है। इनकी कैसे होती है? इनकी होती है मेरे पास लॉन्ग एंड ब्रांच्ड शेप। तो आई थिंक ये भी आप लोगों के एनसीईआरटी का ही है जो मैंने उठाया है। एनसीईआरटी में ना आपकी ये दी हुई है ऐसी सी एक सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स। मेरे पास इसमें है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कैसे है? स्पिंडल शेप। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिंडल? स्पिंडल यानी कि बेलन का शेप, यानी कि बीच से इट इज वाइड, जबकि जो बिल्कुल उसके एंड्स है इसके नैरो होते हैं। दैट इज माय स्पिंडल शेप, बेलन का शेप, ठीक है। आरबीसीज कैसे है? स्फेरिकल शेप के हैं। नर्व सेल को और क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कैसे है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है। ये ओवम का शेप है, ऐसे से सर्कुलर टाइप का। ये बोन सेल का है, ये स्पर्म का है, और ये फैट सेल का है, ऐसे से। अच्छा, इसमें भी आप लोग डायग्राम्स को ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि डायग्राम्स भी ना कभी कभी मेरे पास बनाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो नर्व सेल का है ना,
ये तो सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नर्व सेल का, तो पक्का पक्का से आप लोग डायग्राम देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाला फिर से वही बात है, ये आप लोगों के अभी 9th क्लास में भी ड्रॉ करने के लिए आता है, फिर 11th में भी ड्रॉ करने के लिए आता है, एंड इवन मेरे MBBS में फिजियो में मैंने बोला ना फर्स्ट चैप्टर इज जस्ट सेल ओनली, इवन मेरे पास फिजियो में तब MBBS में भी ड्रॉ करने के लिए ये नर्व सेल आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं है, बेसिकली आपको ना ऐसे से एक बना देना है, ठीक है, इसमें आपको ऐसे डेंड्राइट्स दिखा देनी है, आपको तो अभी नेमिंग भी इधर नहीं दी हुई इसलिए मैं बता नहीं रही क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ठीक है, फिर इधर से ऐसे डंडी सी बना देनी है और फिर नीचे ऐसे इसके ऐसे ऐसे बना देना है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन इसका ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसको 2 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा यार, खुद कुछ नहीं, मैंने बताया ना ऐसे से बना दो, फिर इसमें ऐसे बाहर बाहर ऐसे बना दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे न्यूक्लियस बना दो, ये अंदर ऐसे नीचे ऐसे बना दो और इधर से ऐसे बना दो, ठीक है, ओके। नाउ अब हम आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी है, दैट इज माई कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। आप लोगों को पता है सबका घर बनता है, हाउस सबके बने होंगे, क्या उसमें जो सेम लोग होते हैं वही मेरे पास ऐसे प्लम्बिंग का भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क्स का भी काम करते हैं एंड ऐसे ब्रिक्स भी लगाते हैं, क्या वो सेम लोग ही होते हैं? नहीं ना, जो मेरे पास मेसन होता है यानी कि जो ऐसे ब्रिक्स अरेंज करके दीवार बनाते हैं वो अलग होते हैं, मतलब वो ये काम करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल घर का काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सारी चीज़ें लगाते हैं, और प्लम्बर जो है वो प्लम्बिंग का काम करता है, ठीक है, वॉशरूम्स में वगैरह। तो यानी कि मेरे पास अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास ऐसे अलग अलग काम हो रहा है और वैसे ही आपको पता है कि मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक है वो डाइजेशन का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, वैसे ही मेरे पास अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो लंग्स मेरे पास रेस्पिरेशन का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, अलग अलग कर रहा है। मेरे पास जो हार्ट है वो पंपिंग ऑफ ब्लड का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब सेम वे मेरे पास अगर एक सेल है और सेल अगर सारा का सारा काम खुद ही करे तो क्या होगा? मैं तो थक गई रे यार, मैं इसमें क्वेश्चन क्यों लिख रही थी, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा, मैं तो थक गई रे, सेल भी बोलना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होता है, तो यानी कि सेल में भी मेरे पास डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि मेरे पास सेल में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वर्क। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनलीज। ऑर्गेनलीज जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो भाई सेल तो अपने हाथ खड़े करके बोल देगा मैं तो थक गया भाई, तो इसलिए मेरे पास ऑर्गेनलीज होते हैं। ऑर्गेनलीज क्या करते हैं? कुछ ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं, और कुछ ऑर्गेनलीज क्या करते हैं? वो न्यू मटेरियल सिंथेसिस, यानी कि कुछ जो है वो डाल रहे हैं सेल में, कुछ जो है वो निकाल रहे हैं सेल से, ये काम कर रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनलीज ही बना रही है, यानी कि मेरे पास बेसिकली मैंने क्या बोला कि सेल में मेरे पास ऑर्गेनलीज है और सेल्स ही मेरे पास क्या बना रहे हैं? मेरे पास बॉडी बना रहे हैं। बॉडी मतलब बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं मैंने बोला। तो यानी कि ऑर्गेनलीज मेक द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल, ताकि वो सेल थक ना जाए। और वो कैसी कैसी कर रहे हैं फंक्शंस? न्यू मटेरियल की सिंथेसिस करा रहे हैं और वेस्ट का रिमूवल करा रहे हैं कुछ। तो अब मेरे पास फिर से एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आते हैं, क्या मेरे पास सारे सेल्स के पास ऑर्गेनलीज होंगे? बिल्कुल होंगे यार, वरना वो थक नहीं जाएगा। क्या मेरे पास डिफरेंट सेल्स हैं? डिफरेंट सेल्स यानी कि मैंने बोला कि क्या मेरे पास, मैं अगर ये स्टमक का एग्जाम्पल ले लूँ, मैं अगर लंग का एग्जाम्पल ले लूँ, मैं अगर हार्ट का एग्जाम्पल ले लूँ, क्या मेरे पास ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गन्स, स्टमक, हार्ट,
लंग, ये सारे के सारे जो मेरे पास सेल से बने हैं वो सारे सेल्स में क्या मेरे पास सेम ऑर्गेनेलीज होंगी? तो ये भी सही बात है, बिल्कुल, चाहे वो सेल्स मेरे पास, क्योंकि सेल्स मेरे पास सब सारे इनको बना रहे हैं, ठीक है, सारे सेल्स के पास भी मेरे पास सेम ऑर्गेनेलीज होंगी, यानी कि सारे सेल्स के पास सबसे पहले तो ऑर्गेनेलीज होंगी और अलग अलग सेल्स के पास भी मेरे पास सेम ऑर्गेनेलीज होंगी, ठीक है। अब मेरे पास बेसिक ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हो जाती है, तो आपको जो बात ध्यान रखना है, बेसिकली जो सेल को बनाता है दैट इज माय सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले, सेकंड इज माय न्यूक्लियस एंड थर्ड इज माय साइटोप्लाज्म। आई थिंक 8th में भी पढ़ के आए हो, बट अगर भूल गए हो तो मैं ये वाली फोटो लाई, ठीक है। क्या है ये? गर्मी का मौसम है और बच्ची जो है आराम से एक ऐसे फ्लोटर को यूज़ करके, ये फ्लोटर है ना, फ्लोटर को यूज़ करके मेरे पास वो आराम से ऐसे पूल में है। तो इसमें ये लड़की जो है ये मिडिल में है, करेक्ट, तो ये न्यूक्लियस जैसा डिनोट हो रहा है। मेरे पास आसपास ये पानी पानी है, ये पानी पानी है, ये क्या हो गया मेरे पास? साइटोप्लाज्म, फ्लूइड हो गया। और मेरे पास ये क्या है? फ्लोटर। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास फ्लोटर है। ये मेरे पास जो ऐसे अराउंड जिसके है, यानी कि जो इसको बार कर रहा है, ये क्या हो गया? ये क्या डिनोट कर रहा है? मेरे पास सेल मेम्ब्रेन। तो अब इस फोटो से कि एक लड़की मेरे पास फ्लोटर में अंदर है और पूल में आराम से मजे कर रही है, वो मेरे पास डिनोट कर रहा है एक सेल। कैसे डिनोट कर रहा है यार? बीच में जो वो लड़की है वो खुद न्यूक्लियस है, जो ब्रेन ऑफ द सेल है, मतलब वो मूव करेगी तो मेरे पास सेल भी मूव कर रहा है, मतलब वो ही कंट्रोल कर रही है। मेरे पास आसपास जो पानी है, फ्लूइड है, वो किसको डिनोट कर रहा है? साइटोप्लाज्म को। और मेरे पास उसके अराउंड जो बारिंग कर रहा है, जो बार कर रहा है कि वो इधर उधर ज्यादा हिले ना, वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। तो अब मैंने ना आप लोगों को ये दिया है, इसमें मेरे को फटाफट आप लोग अगर बता सकते हो कि कौन से कौन है। सोच लिया सब लोगों ने? पॉज करके, परफेक्ट। बता दो ये जो मैंने फर्स्ट जिसको डिमार्केट किया वो क्या है मेरे पास? बिल्कुल वो लड़की है, करेक्ट, तो वो क्या हो गया मेरे पास? न्यूक्लियस। सेकंड, बाहर फ्लूइड्स है, यानी कि पानी जो डिनोट कर रहा था वो क्या है मेरे पास? साइटोप्लाज्म है। और ये जो बार कर रहा है मेरे पास येलो येलो स्ट्रक्चर, थर्ड वाला, वो क्या है? वो फ्लोटर है जो ऊपर मेरे फोटो में डिपिक्ट कर रहा था, वो क्या है मेरे पास? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये हम लोगों ने भर लिए आराम से, सबको पता भी चल गया, वेरी गुड। तो आज हम इधर ही एंड करते हैं अपना ये जो लेक्चर है। आई होप आप सब लोगों को बहुत मज़ा आया हो। एंड इसके बाद मैं सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन दूंगी, एनसीईआरटी उठाओ एंड आई प्रॉमिस यू कि इट विल नॉट टेक यू मोर देन 10 मिनट्स। मैंने आई थिंक 1.5 पेज सॉर्ट ऑफ कवर किया है। It will not take you even 10 minutes to read through the lines and you'll be so good at it, believe me. So, until next time, goodbye, sayonara.